Now it's time to listen President of the session, Senior Counsel, Advocate फिरदौस मिर्ज़ा सर। वह एक ऐसे इंसान जिसके व्यक्तित्व में एक सच्चाई नज़र आती है, जिनके शब्दों में एक अजीब सी गहराई नज़र आती है, जिनके कार्यों में समाज सेवा की परछाई है। और यूँ कहूँ तो ये गलत ना होगा कि मैं एक नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। मैं एक नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। मुझे मेरे सिवा कोई नहीं जानता। शुक्रिया एडवोकेट साहबाना। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने जिनको सुना, एक इंग्लिश में वर्ड है मेस्मराइज करना। तो जिन्होंने हमको मेस्मराइज किया था, अभी तक हम चाह रहे थे कि जिनकी बातें सुनते रहें, वो जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब, साबिक MLC, जवाद काजी साहब, सेवा के प्रेसिडेंट रियाज अहमद, सेक्रेटरी जनाब निज़ामुद्दीन साहब, और आज हम तमाम के होस्ट असीम नवेद साहब। इमरान भाई, आपने नेल्सन मंडेला जी का किस्सा सुनाया। उसी बात को आगे ले जाते हुए, जो दुबई है, आज का दुबई, जो आज दुनिया का सबसे तेज़ी से प्रोग्रेस होने वाला कंट्री है, UAE उसके, तो उसको इस मुकाम पर जिन्होंने पहुंचाया था, वो दुबई के अमीर या शेख, उन्हें कहा था कि मेरे वालिद, मेरे दादा ये ऊंट चलाया करते थे, मैं आज मर्सिडीज चला रहा हूं। मेरा बेटा मर्सिडीज से आगे जाएगा, उनका पोता और उससे आगे जाएगा, लेकिन उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो फिर ऊंट चलाएगी। क्योंकि मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है, आसान हालात ये कमजोर इंसान पैदा करते हैं। तो जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद है कि उससे हमारी कौम एक मजबूत कौम बन के पैदा होगी। और आज का दिन, ये हिस्ट्री में वो दिन होगा जब हमने कुछ करने का अहद किया था। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि हिस्ट्री हमको जज करेगी, निज़ाम भाई हिस्ट्री आपको जज करेगी कि जो काम आपने शुरू किया, जिसको लब्बैक कहने के लिए इमरान भाई आज यहाँ मौजूद हैं, आज आए हैं, वो किस तरह का रिजल्ट लेके जा रहे हैं। प्रॉब्लम सारे डिस्कस हुए, लेकिन सॉल्यूशंस इमरान भाई देके गए। उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो मैसेज इमरान भाई ने हम सबको दिया है, मैं चाहता हूं कि आप वो साथ में ले जाए, किसी भी डाइल्यूशन के सिवा, और वो आगे डिलीवर, वो एक चेन रिएक्शन की तरह काम करे। सेवा जो काम कर रहा है वो काबिल तारीफ है। इमरान भाई, अभी हाल ही में पूरे इंडिया में एक सर्वे हुआ हायर एजुकेशन का, जिसमें नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज और साउथ की यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया, सिर्फ मुसलमानों की हालात पर। दो यूनिवर्सिटीज है जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरी है जामिया। इन दोनों में पाया गया कि 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं, खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। लेकिन नॉर्थ की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, वहां पे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन तकरीबन 1% के आसपास, ओनली 1%। लेकिन साउथ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 10%। तो उसको आगे और देखा गया कि ऐसा क्यों है। कई साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मेरे लिए भी एक नया था, क्योंकि हम जो आज बात कर रहे हैं वो एक सॉल्यूशन है हमारे सवाल का। तो उसका जवाब ये था
कि कल्चरली साउथ का जो मुसलमान है वो मेजॉरिटी से अलग रहने की कोशिश नहीं करता। सेकेंडली, लिंग्विस्टिकली, जुबान के बुनियाद पर वो अपनी अलग जुबान को पकड़कर नहीं बैठता, वो उसी जुबान में बात करता है, उसी जुबान में एजुकेशन लेता है जिस जुबान में वहां की मेजॉरिटी होती है। महाराष्ट्र सरकार ने पॉलिसी बनाई कि मुसलमान जब जब स्कूल मांगेगा हम उसको देंगे। कांग्रेस सरकार की पॉलिसी थी। और मुसलमान ने उर्दू स्कूलें मांगी। उर्दू स्कूलें माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया। माइनॉरिटी स्टेटस मिलने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के पावर भी उन्हीं स्कूल वालों को मिले, टीचर्स अपॉइंटमेंट के पावर्स भी उन्हीं को मिले, कोर्स पढ़ाने के पावर्स भी उन्हीं को मिले। उन्होंने उर्दू में सारे बच्चों को पढ़ा दिया। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक डिसीजन लिया कि चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर जो हाईएस्ट पोस्ट है स्टेट के कंट्रोल में, इनकी जब भर्ती करेंगे, हम इनका जब रिक्रूटमेंट करेंगे वो मराठी में होगा। तो हमने बच्चों को पढ़ा तो दिया, लेकिन जो हम स्कूलों में पढ़ते थे वही पढ़े फारसी बेचे तेल। तो अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसी वक्त हमको प्रैक्टिकल एजुकेशन की भी बात करनी होगी। निजाम भाई, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने उस बात को समझा। कलेक्टर ऑफिस में अगर कलेक्टर आपका नहीं है, सिर्फ चपरासी भी है, तो दरवाजा खुलता है आपके लिए। मेरे पास अगर रॉ मटेरियल कॉटन है और मैं वहां पे सिल्क मिल लगाने की कोशिश करूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो अगर मेरे पास रॉ मटेरियल है कि मैं उसको क्लास 4, क्लास 3 के लिए ही तैयार कर सकता हूं, और मैं लेकिन उस पर पूरा खर्च किया जा रहा हूं क्लास 1 के लिए, तो रिजल्ट तो जीरो ही आना है। लेकिन आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। काफी वक्त हो चुका है, काफी बातें हो चुकी, लेकिन जो यहां से हम ले जाना चाहते हैं, यह स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस सेवा ने रखी है। मैं कई जिलों से, खासतौर से यवतमाल के, नागपुर डिवीजन और अमरावती डिवीजन के दूर दराज के जिलों से आए हुए लोग चेहरे न देख रहा हूं। निजाम भाई, आपने सेवा का काम शुरू किया, मैं काजी साहब से वही बात कर रहा था। आपने फर्ग्यूसन कॉलेज के एक स्टूडेंट की बात कही, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं काजी साहब से कह रहा था कि ये पूना वालों के लिए शर्म की बात है कि वहां के किसी बच्चे को यवतमाल के किसी से मदद मांगनी पड़े। ये सचमुच शर्म की बात। अगर सांगली से किसी को नागपुर की से मदद मांगनी पड़ रही है, हैदराबाद से किसी को यवतमाल से मदद मांगनी पड़ रही है, तो क्या ये वहां के लोगों के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या अल्लाह ने ज़कात का निज़ाम हमको नहीं दिया है? तो लोकल लोग कर क्या रहे हैं? तो आज जो स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस है, यहां पर सेवा का मॉडल डिस्कस होना चाहिए। एक किसान के पास एक पेड़ होता है जिसपे, नागपुर संतरे की नगरी है, जिसपे संतरे लगते हैं। उसे और संतरे चाहिए हो तो क्या वो उसी पेड़ को बड़ा करेगा या और पौधे लगाएगा? तो अगर वो किसान ये सोचे कि मैं इसी पेड़ को सींचूंगा, इसी को बड़ा करूंगा ताकि इससे ज्यादा संतरे मिलते रहे, तो कुछ दिनों के बाद वो पेड़ टूट के गिर जाएगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैं इसी पेड़ के और भी कलमे काटूंगा या और भी इसी तरह के छोटे छोटे पौधे हर जगह लगाते चलूंगा, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जो यील्ड आएगी, तो उसके पास इतने फल होंगे जो वो लोगों में बांट पाएगा। तो सेवा ने यवतमाल से एक मॉडल शुरू किया। आप पौधे थे, आप आज पेड़ बन गए। आपका जज्बा है, आपकी कोशिश है कि आप सबको साया दे, हर उस बच्चे को जो डिस्ट्रेस में है, जो मदद चाह रहा है, उसको साया दे। लेकिन आप अपने आप से पूछिए, क्या यह ह्यूमनली पॉसिबल है?
तो इसका इलाज यही है कि सेवा के दरख्त से हम अलग अलग पौधे बनाएं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पौधा होना चाहिए जो कल पेड़ बन के अपने डिस्ट्रिक्ट को साया दे, वरना एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले एक अच्छा इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा। हमने कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को खत्म होते देखे। नागपुर में हम ज़कात सेंटर चलाते हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे हैं। तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ रुपए जमा होता है, जो नागपुर के स्टैंडर्ड से बहुत कम है, क्योंकि मैं ज़कात किसी भी शहर से कितनी निकलती है उसका स्टैंडर्ड बहुत आसान है आपको गिनना, कि आप सिर्फ बकरीद के दिन एक चक्कर लगा लीजिए मोहल्लों में, हर घर के सामने कितने जानवर बंधे हैं उनको गिन लीजिए। आपको दूसरा कोई स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुर्बानी कर रहा है वो जानता है वो साहबे माल है, उसको ज़कात निकालनी है। मिनिमम ज़कात का क्राइटेरिया 10,000 मिनिमम ज़कात का क्राइटेरिया। अगर उसके यहाँ 3 बकरे बंधे तो समझ जाइए उसको 30,000 तो कम से कम देना है। और नागपुर अकेला शहर कितनी कुर्बानियां होती है? 10 लाख, 5 लाख, छोड़िए 1 लाख। अब 1 लाख को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 10,000 से। 1 लाख के 5 जीरो, 10,000 के 4 जीरो। चाहे वकील आदमी मैथ्स में कमजोर होता करके मैं 1 लाख पे आया कॉम्प्रोमाइज का। तो 5 और 4 9 जीरो, यानी 100 करोड़ रुपया आप हर साल का ज़कात अकेले नागपुर में निकाल रहे हैं। तो ऐसा पूना में निकल रहा, औरंगाबाद में निकल रहा, मुंबई तो और बड़ा है, दिल्ली है। तो क्यों हमको हाथ फैलाने की अभी भी जरूरत है कि हमको मदद चाहिए, सरकार की ये स्कीम चाहिए, वो चाहिए, जो मिल नहीं पा रही है उसके पीछे हम क्यों दौड़ रहे हैं? हम इस 100 करोड़ का प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे? हम अपने आप से क्यों नहीं पूछ पा रहे कि पैसे जा कहां रहे? तो हम जो नागपुर में सेंटर चलाते, हमने तय किया था कि हम नागपुर से बाहर नहीं निकलेंगे। पहले साल तो हमने नागपुर का कुछ पार्ट लिया, दूसरे साल उसको और बढ़ाया, तीसरे साल पूरा जिला लिया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 फैमिलीज। आज उससे फायदा ये हुआ कि 200 फैमिलीज अपनी खुद की पैरों पे खड़ी हो पाई। परमानेंट इलाज, ये नहीं कि इस साल दे दिया फिर से वो ज़कात लेने के लिए आगे खड़ा है। सेम फॉर्मूला क्या एजुकेशन के लिए नहीं हो सकता? सेम फार्मूला क्या लोकली नहीं हो सकता? ये हमने अपना लिमिट इसलिए किया था ताकि हमको ये पता चले कि सचमुच ही वो ज़रूरतमंद है, सचमुच ही उसको ज़रूरत है, सचमुच ही वो कर सकता। ये एक हो सकता है। दूसरा, नागपुर ठीक है बड़ा शहर है, लेकिन यवतमाल, अमरावती, अकोला, यहाँ पे हमारे मोहल्लों में हम बसते हैं, घेटोज में रहते हैं मुसलमान। क्या ये नहीं हो सकता कि उस जगह यूनिट काम करना शुरू करे और जिस घर में बच्चा पैदा हुआ उसका रिकॉर्ड रखे कि आज इस घर में बच्चा पैदा हुआ? बहुत बड़ा काम नहीं है। 0 से 14 ईयर्स तक के हर बच्चे का हिसाब रखे, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर एक बार ये हिसाब रखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेशन में आप समझ जाएंगे कि आपको फीडबैक्स भी मिल रहे हैं। जो ड्रॉप आउट परसेंटेज आज इंडिया में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा है, फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल 25%, फ्रॉम मिडिल टू हाई स्कूल 35%, और जब पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो 1%, और ग्रेजुएशन तक के पहुंचने वाली हमारी बेटियां सिर्फ 2%, यानी 98% गायब हो गई। ये ड्रॉप आउट आप तब रोक पाएंगे, लेकिन ये लोकल लेवल पे होना जरूरी है। एक अदीबा 75 ईयर्स 75 साल लग गए एक अदीबा पैदा करने के लिए, लेकिन अगर हम और चाहते हैं कि पैदा हो तो आपको इस तरह के लोकल लेवल के इंस्टीट्यूशंस खड़े करने होंगे। एक सेवा से काम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात जो मैं रिपीट करना चाहता हूं
इमरान भाई की, और वो मेरी आखिरी बात होगी, कि हमारे बच्चों को हम वो एक नज़र नहीं दे पा रहे कि और भी प्रोफेशन से, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा हर कम्युनिटी की अपनी नीड्स होती है, हर कम्युनिटी की अपनी ज़रूरतें होती है। आपको अपने कम्युनिटी की ज़रूरत समझनी होगी। हम सबसे ज़्यादा अदर्स किस वजह से हुए? जो हमको अलग कर दिया गया, हम सबसे ज़्यादा किसने किया? तो वो किया मीडिया ने। आज मीडिया में हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है? कितने मीडिया हाउस हमारे हैं? माफ़ करना, उर्दू मीडिया को मैं मीडिया नहीं मानता, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने पढ़ा? तो आप ही के सवाल है, आप ही के जवाब है। सवालात आपसे दूसरी ज़ुबानों में हो रहे, जवाब आप उर्दू में दे रहे, फिर वो महाराष्ट्र और नीचे उर्दू किसने देखा? तो आपके बच्चों ने मीडिया में भी जाना चाहिए। इमरान भाई के नाम से एक रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हम कई जगह कोट करते हैं, लेकिन जब इमरान भाई को वहां जरूरत पड़ी वकील की, तो पूरी आप लिस्ट उठा के देखिए तो आपको एहसास होगा कि आपने लॉ में अपने बच्चों को भेजा ही नहीं। जब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर गाउन मिला और पहला सत्कार था, तब मालूम पड़ा कि 1950 से अभी तक नागपुर और औरंगाबाद बेंच में कोई मुसलमान सीनियर काउंसिल हुआ ही नहीं। 75 ईयर मैं पहला, यानी मैं खुद शौक में था। तो उससे पता चला कि हमने लॉ में भेजा ही नहीं। लॉ में नहीं भेजने की वजह से हमारे जजेस नहीं बने। सुप्रीम कोर्ट में एक है, सिर्फ बिहार से आते हैं। तीसरा, हम पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है हिस्ट्री को लेकर। जवाब देने के लिए हमारे पास हिस्टोरियंस नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 25-30 साल में पूरा इन्वेस्टमेंट इंजीनियरिंग में किया है, लेकिन हमको हिस्टोरियन कुछ तो लगेंगे। फाइनेंस, हम कहते हैं कि हमको एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है हमारी दिमागों में, बैंकिंग को लेके, इंश्योरेंसेस को लेके इतना कंफ्यूजन है कि हम हमारे बच्चों को फाइनेंस पढ़ने नहीं देते, बैंकिंग सिस्टम में हम नहीं आते, कैश में डील करना चाहते और आखिरी में जाके कहीं तो भी स्टक हो जाते हैं। हमको उस एजुकेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्टली हमको आज जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावर पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करने की। इमरान भाई से उस बात में मैं मुत्तफिक नहीं हूं, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। इमरान भाई हमारा जाफरनगर एरिया है। आपने जो कहा था ना एलिट वाला, वो एलिट वाला है। ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन वो एक वार्ड मेंबर चुना के नहीं ला सकते। क्योंकि हम हमारे लोगों को पावर पॉलिटिक्स में बड़ी जगह या तो देख नहीं पाते या बैठा नहीं पाते। देखिए, आप ही ने कहा था कि हमको अपने गिरेबान में झांकना होगा, तो ये तो सोचना होगा। तो हमको मुत्तहिदा तौर पे ये कोशिशें करनी होगी कि इन फील्ड में लोग पहुंचे, और पावर पॉलिटिक्स में तो पक्के में पहुंचे। तो हमको स्कूल लेवल से ही उन बच्चों को तैयार करने की जरूरत है। इससे ज़्यादा मैं आपके और इसके बाद के प्रोग्राम के बीच में आना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने एक रिसेंटली वीडियो रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने कहा, कई लोग मेरी इस बात का बुरा मानते हैं, क्योंकि हम एक विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम भी चलाते हैं,
और हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर होती है कि प्रोग्राम के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा चाय पिलाएंगे। और मैं इन प्रोग्राम्स में जाता भी नहीं हूँ एज अ स्पीकर जहाँ खाना सर्व होता है, क्योंकि खाने की खुशबू मुझे फोकस नहीं करने देती, और मैं जानता हूं कि वो किसी को भी फोकस नहीं करने देती। तो मुनव्वर करके एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने कहा मुझे बड़ा बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि मुसलमान को पढ़ाई की ज़रूरत है, मुसलमान को नौकरी की ज़रूरत है। बोले जिस तरह से मुसलमानों के मोहल्लों में किताबों की दुकानें बंद होकर होटलें शुरू हो रही है, उससे पता चलता है कि मुसलमानों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मुसलमान से भूखा है। देखिए, कड़वी बातें हो सकती है, लेकिन अभी 3 दिन तक के नागपुर के दीक्षा भूमि में प्रोग्राम था। कल ही के न्यूज़पेपर ने छापा है कि वहां इन 3 दिनों में 5 करोड़ रुपए की किताबें बिकी है। 3 दिन में 5 करोड़ रुपए की किताबें उन्होंने खरीदी है। हमारे पास भी उतना ही बड़ा मजमा लगता है नागपुर में, ताजाबाद में, हर साल। 2 साल से हमने उसका सर्वे किया, उस पूरे उर्स में एक भी किताब की दुकान नहीं होती, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए का हम हलवा और पूरी का बिजनेस कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसको हमने अंदर झांकना चाहिए, लेकिन आज का दिन है कि हम सेवा के कामों का जिक्र करें। आपने रिप्रेजेंटेशन देखा है, 2 अनाउंसमेंट्स हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम खत्म होगा और जब निज़ाम भाई वापस यवतमाल जाएंगे तो नागपुर से कम 1 फ्लोर तो ले जाएंगे आप। तो नागपुर शहर के दानिश्वरों से, जिन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, और 1 फ्लोर, क्योंकि इमरान भाई सरकार ही पैसा देंगे। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। प्रधानमंत्री कहते हैं सेल्फ हेल्प, आत्मनिर्भर बनो। तो इसलिए वो 1 फ्लोर की नागपुर वालों से उम्मीद करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज़।